अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, TQM के लेक्चर में वेलकम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। आपको पता है कि जो मोस्टली हमारे लेक्चर्स हैं वो उनका जो प्राइम फोकस है वो क्वालिटी है। TQM जैसे इस टर्म ही क्वालिटी के रेलिवेंट है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी एक्टिविटीज़ रन हो रही हैं, जितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितनी भी एम्प्लॉयज़ के रेलिवेंट कोई काम हो रहे हैं, वो तमाम के अंदर क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। और इसीलिए ये जो काम है, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं, वो इस एक वर्ड पे ख़ास तौर पे फोकस करती हैं जो क्वालिटी है। क्वालिटी जो है वो ऐसे बहुत सारे इसके लिए जो मेजर्स हैं या बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, जो कि आपके किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेट है कि आपकी जो ग्रोथ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या आपकी प्रोडक्ट की या उसकी क्वालिटी वो बेहतर हो जाएगी। तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन भी इसी सेंस में एक टॉपिक है जिसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं आज। क्वालिटी बाय डिज़ाइन इज अ कॉन्सेप्ट फर्स्ट आउटलाइंड बाय द क्वालिटी एक्सपर्ट जोसेफ एम जुरैन। ये जुरैन का नाम हम पहले भी कई दफ़ा अपनी स्लाइड्स में देख चुके हैं। ये TQM के हवाले से बड़ी ही जो पायनियर समझा जाता है मैनेजमेंट के हवाले से। ये एक्सपर्ट जो है उसने अपनी पब्लिकेशन जो है उसमें ये फर्स्ट टाइम ये वर्ड क्वालिटी बाय डिज़ाइन यूज़ किया। ये क्वालिटी बाय डिज़ाइन है क्या जी? सिस्टमैटिक प्रोसेस टू बिल्ड क्वालिटी इनटू अ प्रोडक्ट फ्रॉम द इंसेप्शन टू फाइनल आउटपुट। ये जो लाइन है ये इसकी डेफिनेशन है, जिसमें ये कहा गया है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को या कोई भी चीज़ जो आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जब आप उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है या आप इंसेप्ट करते हैं, परसीव करते हैं, तब से लेके जब तक वो चीज़ बन नहीं जाती, कंप्लीट उसकी आउटपुट नहीं निकल आती, तब तक का जितने भी प्रोसेसेस है, अगर हम उसको सिस्टमैटिक तरीके से चलाएं तो ये क्वालिटी बाय डिज़ाइन कहला सकता है। Quality by design is a systematic approach to ensuring consistent quality in your products from the earliest design stage through production. Earliest जो डिज़ाइन है, जो स्टेज है जिसमें आप चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, परसीव करते हैं, वहाँ से लेके प्रोडक्शन तक के जितने भी जो मराहिल हैं उनमें सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू अगर आप काम करें, कोई किसी मेथड को, टेक्निक को फॉलो करते हुए करें, तो फिर आप इस चीज़ को क्वालिटी बाय डिज़ाइन कह सकते हैं कि ये जो चीज़, जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आप दे रहे हैं, इसके डिज़ाइन जो है वो क्वालिटी पे बेस करता है। फॉर रेगुलेटेड एंड ISO कंपनीज अटेनिंग हाई प्रोडक्ट क्वालिटी इज अ बिजनेस क्रिटिकल एंडीवर। जो ISO कंपनीज हैं या इस तरह की जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका एक फॉर एग्जांपल उनके लिए एक बड़ा एक चार्मिंग ये चीज़ है कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो या उनकी सर्विस क्वालिटी सर्विस हो। तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो ख़ास तौर पे क्वालिटी बाय डिज़ाइन को फोकस करती हैं, ताकि किसी भी स्टेज पे जब वो चीज़ बन रही है, उसकी डेवलपमेंट की कोई भी स्टेज जो है वो ऐसी ना हो जहाँ पे क्वालिटी को फोकस नहीं किया जा रहा। क्योंकि एक कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही होती है। तो अगर ऐसा हो कि कुछ जो उसके क्वालिटी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी साथ में शामिल कर लिया जाए या कंसिडर कर लिया जाए, तो जो उसकी फाइनल आउटपुट है वो पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। और पॉसिबली इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो मार्केट में ज़्यादा उसकी डिमांड हो। क्वालिटी बाय डिज़ाइन मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। क्वालिटी बाय डिज़ाइन जो है, इसको अगर इस मॉडल को आपने इम्प्लीमेंट करना है या आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो, बेहतर हो, तो आपको इन स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला स्टेप, Establish the project design targets and goals। सबसे पहले आप जो आपका टारगेट है और जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने डेवलप क्या करना है। इसकी वजह ये है, आप ये सोच सकते हैं कि क्या जो बनाने वाला है वो कभी भूल भी जाता है कि मैं क्या बना रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। होता यह है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाए हुए होते हैं, कंपनी ने शुरू में प्लान किए होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इन स्टेप से गुजर के बनेगी, इसके बनाने के लिए ये हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये टेक्निक्स होंगी, इस तरह ये चीज़ बनेगी, इस तरह वेरीफाई होगी, प्रॉब्लम आई तो ऐसे रिजॉल्व होगी। वो तमाम चीज़ें बनी होती हैं, डेवलप होती हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटर है, जो इम्प्लीमेंट करने वाले या कंडक्ट करने वाले या बनाने वाली जो टीम है, वो सम टाइम उन चीज़ों को ओवरलुक कर जाती है या उनको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देती हैं अपनी सिचुएशन के मुताबिक। तो ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि जो डेवलप करने वाले हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव उनके माइंड में होना चाहिए
कि क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ से या इस प्रोडक्ट से। डिफाइन द मार्केट एंड कस्टमर्स दैट विल बी टारगेटेड, पहले से ही डिफाइन कर लें, अपनी प्रोडक्ट बनाने से पहले ही डिफाइन कर लें कि आपकी मार्केट क्या है या आपका क्लाइंट बेसिकली कौन है या आपका बायर कौन सा है। वो अगर जेर में है तो फिर आप उसके हिसाब से चीज़ बनाएंगे, डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी मर्जी नहीं करेंगे। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आईटी के अंदर नॉर्मली होता है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो किसी क्लाइंट के लिए बनाती हैं, क्लाइंट जो है रिक्वायरमेंट देता है, उसके मुताबिक प्रोडक्ट बनती है। लेकिन समटाइम ऐसा नहीं भी होता, समटाइम आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है और आपकी टीम के पास एक्सपर्टीज हैं, तो आप फील करते हैं कि यार मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, बजाय इसके कि क्लाइंट हमसे कहे हम क्यों ना खुद से अपनी प्रोडक्ट बना लें और उसको सेल करें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको जो मार्केट का जो सर्वे है या जो कस्टमर की डिमांड है उसको ज़हन में रखना पड़ेगा पहले। डिस्कवर द मार्केट, कस्टमर्स एंड सोसाइटल नीड्स, जो सोसाइटी की, कस्टमर की, मार्केट की नीड्स हैं वो आप ज़हन में रखेंगे कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। अपनी मर्जी जो है वो नहीं करनी, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो आप अपने लिए नहीं बना रहे, मार्केट के लिए बना रहे हैं। डेवलप द फीचर्स ऑफ द न्यू डिज़ाइन दैट विल मीट द नीड्स, जो इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें आप या करेंगे कि उससे जो क्लाइंट की या कस्टमर की जो नीड्स हैं वो उससे पूरी हों। डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक बनती है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की होती हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर आप क्लाइंट की जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली क्लाइंट की जो नीड्स हैं उनको मीट कर लेंगे। डेवलप और रीडेवलप द प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस द फीचर्स, अगर आपने कोई एक मैकेनिज्म बना लिया कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी उम्र आप उसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे। आप उसको रीडेवलप कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस से आप गुजरते रहेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की जो उसकी क्वालिटी है वो पहले से इम्प्रूव होगी, नीचे नहीं जाएगी। डेवलप प्रोसेस कंट्रोल्स टू बी एबल टू ट्रांसफर द न्यू डिज़ाइन टू द ऑपरेशंस, आपका जो प्रोसेस है, जो आपके मैकेनिज्म्स हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि जो भी नई इनोवेशंस आ रही हैं वो आपके डिज़ाइन तक मुंतकिल हो सके, या जो नया डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन आपकी प्रोडक्ट का है वो आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो आपकी इनोवेशंस हैं, उनकी मदद से अपडेट हुई हो सके। समटाइम आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस में भी ऐसा होता है कि आप अगर डाटाबेस डिज़ाइन बनाते हैं तो सम टाइम अगर बाद में कोई क्लाइंट की तरफ से चेंज आ जाए तो उसको चेंज करना बाज़ का बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका डाटाबेस का स्ट्रक्चर। लेकिन जो इंटेलिजेंट डिज़ाइनर्स हैं, जो डाटाबेस डिज़ाइनर हैं या इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस तरीके से फ्लेक्सिबल डिज़ाइन रखते हैं कि अगर बाद में कोई भी चीज़ अकोमोडेट करना पड़ जाए, उसमें इंकॉर्पोरेट करना पड़ जाए डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर या ओवरऑल एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर के अंदर, तो ईजिली हो जाए। क्योंकि ये एक पूरे डिज़ाइन की एग्जांपल है कि अगर आप एक ऐसी चीज़ बना लें जिसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते या इंप्रूव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब अगर एक भी माइनर चेंज आपको करना पड़े तो फिर आप क्या पूरा सॉफ्टवेयर, पूरी एप्लीकेशन दोबारा नए सिरे से बनाएंगे? अगर ऐसी आपकी अप्रोच है तो फिर ये बिल्कुल लो क्वालिटी का काम है। रैशनेल फॉर क्वालिटी बाय डिज़ाइन, क्वालिटी बाय डिज़ाइन इसको फोकस करने की वजह क्या है, इस पे क्यों ऑर्गेनाइजेशंस फोकस करती हैं? पहली चीज़, रैशनल का मतलब उसकी वजह या उसकी रीज़न। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से गुजर के कोई चीज़, प्रोडक्ट या सर्विस बन रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है इससे। मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ चेंज, अगर प्रोडक्ट या उसके डिज़ाइन में कोई चेंज करना पड़ जाए तो वो एफिशिएंटली या क्विकली या इफेक्टिवली चेंज हो जाती है, चेंज को इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है। जैसे अभी मैंने डाटाबेस की एग्जांपल दी है कि अगर उसमें चेंज पॉसिबल नहीं है तो फिर आपका जो डिज़ाइन है वो पूरा डिज़ाइन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से क्वालिटी बाय डिज़ाइन को फोकस किया जाता है, ग्रेटर रेगुलेटर कॉन्फिडेंस ऑफ रोबस्ट प्रोडक्ट्स। रेगुलेटर कौन है? वो बंदा जो कि आपके प्रोडक्ट को गेज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है या उसका ऑडिट कर रहा है, या जो भी रेगुलेटरी बॉडी है जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मॉनिटर कर रही है। तो अगर आपने कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो किया हुआ है तो उसका कॉन्फिडेंस आपकी प्रोडक्ट पे जो है वो बढ़ जाएगा। उसको जब पता होगा कि आप फलां मैकेनिज्म या फलां मेथड या किसी प्रोसेस मॉडल को फॉलो करते हुए अपनी चीज़ डिज़ाइन या डेवलप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी जो आपकी काम की तरफ जो उसका ट्रस्ट है वो ज़्यादा होगा, बेहतर होगा।
रिस्क बेस्ड अप्रोच एंड आइडेंटिफिकेशन, इसकी वजह से रिस्क बेस्ड अप्रोच जो है वो उस प्रमोट होती है। इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही रिस्क आइडेंटिफिकेशन या रिस्क असेसमेंट पहले से ही कर लेते हैं और रिस्क मिटिगेशन का प्रोसेस भी पहले ही हो जाता है। इसका मतलब ये कि आने वाले वक्त में जब आप काम स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, उस दौरान अगर कोई इशू दरपेश होने के चांसेस हों तो आप उनको पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं कि जब चीज़ बनना शुरू हो जाएगी क्या उस दौरान कोई इशू तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब वो इश्यूज जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। उसको परसीव करना जो है वो शुरू में आपके लिए मुश्किल काम होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सारे इश्यूज जनरेट होते हैं। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज़ के रेलिवेंट इश्यूज होते हैं, फाइनेंस के रेलिवेंट होंगे, टाइम स्लॉट या टाइम लाइन जो है वो समटाइम आप उससे एक्सीड कर जाएंगे, इस तरह के इश्यूज होंगे। तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रेलिवेंट आपके सामने आएंगे। जब आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे तो फिर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले वो तमाम इश्यूज को आप ज़हन में रखेंगे कि इस तरह का इशू आने वाले दिनों में दरपेश हो सकता है। अगर हुआ तो फिर उसके लिए हम ये मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे, उस इशू को ऐसे रिजॉल्व करेंगे। इनोवेटिव प्रोसेस वैलिडेशन अप्रोचेस, जब आप किसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और जो इनोवेशंस हैं, जो भी आप उसके अंदर नई जो डायमेंशंस हैं या अपडेशंस डालेंगे तो उनको वैलिडेट करना जो है वो आसान हो जाएगा। अगर आपको पता है कि पहले हमारा क्वालिटी डिज़ाइन क्या था, अब नए इंप्रूवमेंट हम क्या ला रहे हैं इसके अंदर, अब इन दोनों के बाद फ़र्क क्या आएगा, डिफरेंस या वेरिएंस जो है वो क्या होगी, तो फिर आप आसानी से उस चीज़ को वैलिडेट कर पाएंगे कि हमने ये बेहतरी लाने की कोशिश की थी इस प्रोडक्ट के अंदर, क्या ये आ गई कि नहीं आ गई। तो अगर आपको आइडिया है तमाम प्रोसेसेस का, तमाम इंफॉर्मेशन आपको है, तो फिर ही आप गेज कर पाएंगे या चेक कर पाएंगे। लेस इंटेंस रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड लेस पोस्ट अप्रूवल सबमिशंस, जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पे अप्रूवल के रेलिवेंट, मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ अप्रूव करनी है या किसी से अप्रूवल करवानी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी हो तो हम फाइल पे लिख के अपने हर अथॉरिटीज़ को भेजते हैं, वो उसके अप्रूवल दे के हमें वापस भेजते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस है ये तमाम काम भी आसान हो जाते हैं इसकी वजह से। Improved yields, low cost, less investigation, reduced testing। अगर आपका काम किसी प्रोसेस, किसी मैकेनिज्म के तहत चल रहा है तो उसकी जो आउटपुट है, जो उसकी यील्ड है वो बेहतर होगी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। जब आप चीज़ों को सिस्टमेटिक करेंगे तो डेफिनेटली अगर उसमें कोई इररेलेवेंट चीज़ें हैं, इररेलेवेंट एम्प्लॉयज़ अटैच हैं, जो गैर जरूरी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम जब निकल जाएंगे तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगी। लेस इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि जितना आपका काम कॉम्पैक्ट होगा, टू दी पॉइंट होगा, उतना ही आपको चीज़ों को चेक करने का जो प्रोसेस है वो कम से कम आपकी एफर्ट लगेगी उस पर। रिड्यूस टेस्टिंग, और अल्टीमेटली जब ये तमाम चीज़ें कम हो जाएंगी, प्रोडक्ट जो है वो एक कंसाइज कंपैक्ट एक प्रोडक्ट बनेगी, तो उसको चेक करना, उसको टेस्ट करना, उसको रिव्यू या एनालाइज करना भी उतना ही आसान हो जाएगा। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ओवर द टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसकी वजह से अगर आप ये क्वालिटी बाय डिज़ाइन फोकस आपके इस पे आपका फोकस है तो आपके जो प्रोडक्ट है उसका पूरा जो लाइफ साइकिल है, उसकी इंसेप्शन, जैसे मैंने कहा कि उसका आइडिया आने से लेके वो चीज़ बनने तक के जितने भी मराहिल हैं वो तमाम के अंदर इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। फिर रियल टाइम कंट्रोल्स, आप तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे रियल वर्ल्ड में या एक्चुअली। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि इतने एम्प्लॉयज़ हैं, वो इतना अर्सा इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इतना बजट कंज्यूम करेंगे और ये आउटपुट देंगे। जब ये तमाम चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी तो चीज़ों को मॉनिटर करना या कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके पास, आपके लिए। रियलिस्टिक रिस्क परसेप्शन, अगर ये तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन हैं, प्रोसेस जो है वो कोई ना कोई फॉलो हो रहा है, तो चीज़ों की रियलिस्टिक यानी कि हकीकी जो एक्चुअल जो उसकी सिचुएशन है वो आपके सामने आएगी। फिर आप किसी भी मसले पे डाउट का शिकार नहीं होंगे। बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन क्या है? अगर ये इतना इंटेंसिव काम हम करते हैं कि हम तमाम चीज़ों को ज़हन में रखें, उसके डिज़ाइन, उसकी इंसेप्शन, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, उसकी मॉनिटरिंग और तमाम चीज़ों को अगर ज़हन में रखेंगे तो ये कोई आसान काम नहीं है।
डेफिनेटली इसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, हो सकता है एक डेडिकेटेड टीम चाहिए जो इन तमाम चीज़ों को प्लान करे, मॉनिटर करे और इम्प्लीमेंट करवाए टीम की मदद से या डेवलपर्स की मदद से। तो ये काम आसान नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और रिसोर्सेज भी कंज्यूम होंगे इस पर। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो फायदा है जब वो आएगा तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ओनरशिप है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस अखराजात को, उन रिसोर्सेज को या उस बॉदरेशन को भूल जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से जो प्रॉफिट आएगा वो उससे कहीं ज्यादा होगा। ये जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे कुछ मेंशन, जिनको हम क्विकली जरा देख लेते हैं। डेफिनेटली ये तो अंडरस्टूड है कि जब आप किसी प्रोसेस को, किसी काम को सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो फिर आने वाले तमाम मराहल आसान हो जाएंगे। चीज़ों को किसी को असाइन करना, टास्क को, उसकी रिपोर्ट वापस लेना, उसकी आउटपुट को मॉनिटर करना, उसको डिप्लॉय करना, उसके अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट करना, ये तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं। पहला फायदा, एंश्योर्स बेटर डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट्स विद फ्यूअर प्रॉब्लम्स इन मैन्युफैक्चरिंग। जब आप क्वालिटी बाय डिजाइन पे फोकस करेंगे तो ये चीज़ इंश्योर करेगी कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम कम होंगे और फायदे या उसकी जो बेहतरी है वो उसमें ज़्यादा होगी या एडवांटेजेस उसमें ज़्यादा होंगे। रिड्यूसेस नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट मार्केट चेंजेस। अगर आपने पहले ही काम बड़े एहतियात से, बड़े फॉर एग्जांपल एक मैनेज तरीके से किया है, तो बाद में चेंजेस के, जैसे हम जिसको मेंटेनेंस कहते हैं, वो मेंटेनेंस के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। मेंटेनेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि क्लाइंट ही बाद में आपको नई डिमांड करे। समटाइम जो डेवलपमेंट टीम है उसकी किसी मिस्टेक की वजह से भी प्रॉब्लम रह सकती है, कोई इशू या रह सकता है, तो वो जब बाद में ठीक होगा तो डेफिनेटली वो मेंटेनेंस होगी सॉफ्टवेयर की। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको पहले ही प्लान किया हुआ तो मेंटेनेंस या बाद में जो चेंजेस के लिए जो आपको खपना पड़ेगा वो रिड्यूस हो जाएगा सारा काम। अलाउज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग विदाउट रेगुलेटरी स्क्रूटनी। अगर आपने तमाम चीज़ों को खुद से स्ट्रीमलाइन कर लिया है, खुद से मैनेज कर लिया है, तो फिर आपको किसी तीसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आपके काम को आके बेहतर बनाने में आपकी मदद दे या आपको मुशावरत देने की कोशिश करे। डेफिनेटली अगर आप खुद वीक हैं, आपका जो प्रोसेसेस हैं वो फॉर एग्जांपल पुअर क्वालिटी के हैं, तो तभी आप किसी थर्ड पार्टी को इनवाइट करेंगे कि यार हमारा ये टास्क है, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें मुशावरत चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, आप हमें काइंडली इसके लिए एक्सपर्टीज दें। तो डेफिनेटली वो आपसे इस बात का चार्ज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, आप खुद से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो फिर ये तमाम जो इश्यूज हैं रेगुलेटरी के, ये आसान हो जाएंगे आपके लिए। ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगी, या चांसेस हैं कि वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में मैंने जिक्र किया था कि आप जितने भी गैर ज़रूरी वेस्टेजेस हैं, गैर ज़रूरी जो चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, खामखा जहाँ पे 5 बंदों की ज़रूरत है वहाँ पे आपने 8 बंदे लगाए हुए हैं, जब आप इन चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो ओवरऑल जो कॉस्ट है किसी भी प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो जाएगी। एंश्योर्स लेस हैसल ड्यूरिंग रिव्यू, reduces deficiencies, speeds, approvals, improves। जो बॉदरेशन है आपकी चीज़ों को चेक करने की, रिव्यू करने की या मॉनिटर करने की, वो कम हो जाएगी। जब आपको पता है कि तमाम काम ऑटोमेटिक तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे हैं, तो फिर खामखा आपको हर वक्त मॉनिटर करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टीम जो है वो किसी प्रोसेस मॉडल को या किसी मेथड या किसी पॉलिसी को फॉलो कर रही है। Interaction with the regulatory body operates on a scientific rather than on process level। खामखा जो रेगुलेटरी बॉडी या थर्ड पार्टी जो इसको आप अपनी चीज़ों की क्वालिटी चेक करने के लिए बुलाएंगे, वो उसका काम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही आप फॉर एग्जांपल खामखा नहीं उनको इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को चेक करवाने की, आप खुद अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो फिर वो खामखा जो आपकी बॉदरेशन है बाकी कंपनियों के साथ इंटरेक्ट करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। अलाउज फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये जो चीज़ है क्वालिटी बाय डिज़ाइन, ये आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या उसकी सर्विस है उसको कंटिन्यूस बेसिस पे इम्प्रूव करती है। ये नहीं है कि वक्ती फ़ायदा देगी आपको। प्रोवाइड्स अ बेटर ओवरऑल बिजनेस मॉडल, और इसकी मदद से आपका जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है, जो आपका प्लान है, वो बेहतर हो जाएगा और इम्प्रूव हो जाएगा। अगर ये तमाम चीज़ें इम्प्रूव्ड हैं, तमाम चीज़ें जो आपने शुरू में प्लान की हैं वो अप टू द मार्क हैं, क्वालिटी या स्टैंडर्ड की हैं, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको कोई इशू नहीं होगा इससे।
क्वालिटी बाय डिज़ाइन के हवाले से जैसे हम पहले भी हम बहुत सी टेक्निक्स पढ़ी हैं, जब हम उसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं तो फिर हम कोई ना कोई मॉडल या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि उस फील्ड में काम कर रही होती है। क्वालिटी बाय डिज़ाइन अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट देखे हैं कि वो कैसे काम करती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों इम्प्लीमेंट की जाती है, और इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो है सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा एक टेक्निक है जो कि 1986 में मोटोरोला कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने डेवलप की, जिनमें बिल स्मिथ काबिल ज़िक्र है वो बंदा जिसने इस पे काम किया। मोटोरोला कंपनी सिक्स सिग्मा पे काम कर रही है और आपको पता है कि मोटोरोला जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है और दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसेस में से एक है। ये कंपनी जो है ये सिक्स सिग्मा के नाम से क्वालिटी बाय डिज़ाइन जो मॉडल है उसको फॉलो कर रही है। ये मॉडल क्या है? इसके अंदर कोई 5 के करीब चीज़ें हैं, या ये जो मॉडल है वो 5 प्रोसेसेस या 5 फेजेस पे मुश्तमिल है। पहली चीज़ डिफाइन, कि किसी भी प्रोडक्ट को जिसको आपने परसीव किया है उसको पहले डिफाइन अच्छे तरीके से किया जाए। उसको डिफाइन करने का मतलब कि उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं या उसका जो पर्पस है या उसके जो फीचर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाए, ताकि जो डेवलपमेंट टीम है उसको पता हो कि हमने बनाना क्या है। डिफाइन करने के बाद मेजर करना कि मिसाल के तौर पे उसको क्वांटिफाइएबल फॉर्मेट में चेक करना कि मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट जो है इसका वेयर अबाउट्स हैं क्या। कोई मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट बन रही है तो प्रोडक्ट जो है मिसाल के तौर पे गाड़ी बननी है तो गाड़ी जो है उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई स्टील है वो रिक्वायर्ड है, उसकी जो मिसाल के तौर पे अंदर जो उसके फीचर सॉफ्टवेयर या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज़ होने हैं वो किस हद तक यूज़ होंगे, वो कितने होंगे, इसकी फ्यूल कंजम्पशन, ये वो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो मेजरेबल फॉर्मेट में चेक किए जाते हैं। वो बनाने और चेक करने के बाद उनको एनालाइज किया जाता है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम इस डाटे को एनालाइज करते हैं फिर कि मिसाल के तौर पे एक गाड़ी बननी थी, वो उसके ये फीचर्स हैं, उसके लिए ये फॉर एग्जांपल उसकी जो लागत है, ये उसके लिए टाइम फ्रेम है, ये उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, ये रिसोर्सेज चाहिए। फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि क्या ये फिजिबल भी है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने इतनी चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी हैं कि उसकी जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए, तो फिर डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को वो जो एनालिसिस करने वाली जो टीम है वो शुरू में ही रिजेक्ट कर देगी। एनालिसिस करने के बाद जो उसकी फाइंडिंग्स होंगी, अगर तो वो अप्रूव हो गया वो डिज़ाइन तो फिर ठीक है, अगर अदरवाइज रिजेक्ट हो सकता है या मॉडिफिकेशंस के लिए भी जा सकता है। अगर अप्रूव हो गया है तो फिर डिज़ाइन की बारी आती है। वो प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है या जो उसकी क्वालिटी एस्पेक्ट्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है कि एक्चुअली अब इसका जो पेपर वर्क है या इसका जो प्लानिंग है वो बेसिकली वो किस तरह की है, ताकि एक्चुअली जो बनाने से पहले जो चीज़ें हैं वो पहले ही वेरीफाई हो जाएं। डिज़ाइन बनने के बाद डिज़ाइन को वेरीफाई किया जाता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने डिफ़ाइन और मेजर फेज़ के दौरान जो चीज़ें डिफ़ाइन की थी या लिखी थी या ब्रीफ की थी, क्या डिज़ाइन करने के बाद वो तमाम की तमाम उसमें नज़र आ रही हैं, क्या इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। ये ऐसी है कि रिक्वायरमेंट्स आप लें क्लाइंट से, उनको रिव्यू करने के बाद डिज़ाइन बना लें और डिज़ाइन को फिर रिव्यू करें क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि क्या डिज़ाइन जो बना है इसमें क्लाइंट की तमाम रिक्वायरमेंट आ गई हैं। अगर आ गई हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे ये जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ चली जाएगी या उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। वरना अगर कोई इशू है तो फिर दोबारा से डिज़ाइन करने वाली टीम जो है उसको रिव्यू करती है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक उसको एनालाइज किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है। ये जो टेक्निकल काम है ये टेक्निकल एक्सपर्ट करते हैं। डेफिनेटली टेक्निकल एक्सपर्ट वही बंदे हैं जो कि इन तमाम क्वालिटी बाय डिज़ाइन के जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे वाकिफ होते हैं और इनको डिफरेंट जो है वो स्टेजेस अवार्ड की जाती हैं सिक्स सिग्मा उस कंपनी की तरफ से। मिसाल के तौर पे वो जो सबसे बेसिक काम है एग्जीक्यूशन का वो जो बंदा करेगा उसको सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट होल्डर कहते हैं। उस बंदे को सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट होल्डर या सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट होल्डर, ये जो बंदे हैं ये एक्चुअली कोई चीज़ों को जो भी क्वालिटी बाय डिज़ाइन के हवाले से आप बनाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम इन दो कैटेगरीज के पास है। जब ये दोनों बंदे या दोनों कैटेगरीज के लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो फिर उसके बाद उसको रिव्यू करने का काम आएगा। रिव्यू कौन करेगा? रिव्यू विल बी कंडक्टेड बाय द सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट। जो मास्टर ऐसा एक्सपर्ट, ये बेसिकली कैटेगरीज हैं एक्सपर्टीज की, जो ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट,
ये सिक्स सिग्मा की टर्म्स हैं जो कि वो अपने एक्सपर्ट्स को देते हैं। ग्रीन बेल्ट होल्डर का मतलब है कि ये सबसे इनिशियल लेवल का नॉलेज या एक्सपर्टीज है इस बंदे के पास। ब्लैक बेल्ट का मतलब कि ये उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकता है डिज़ाइन के हवाले से। और सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट होल्डर अगर कोई एक्सपर्ट को बंदा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तमाम हवालों से, तमाम डायमेंशन से किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को गेज कर सकता है और रिव्यू करने की अहलियत रखता है। जो रिव्यूअर है या चेकर जो है वो बेसिकली वो एक्सपर्ट होता है किसी भी चीज़ का या किसी भी डोमेन का। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वालिटी बाय डिज़ाइन के हवाले से कुछ चीज़ें देखी हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन रखी जाती है या क्यों कंसिडर की जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए कौन से मैकेनिज्म या कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर वो आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। और फ़ायदे के अलावा फिर हमने ये भी देखा कि सिक्स सिग्मा एक टेक्निक है जो कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करती है, जो कि मोटोरोला कंपनी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है इस वक्त दुनिया के अंदर। यह था आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।